गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग का सॉलिड स्टेट चैप्टर का ये सेकंड क्लास जा रहा है। इसके पहले वाले क्लास में आपको हमने बताया कि क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है, इन सारे टर्म्स के बारे में हम लोग बात किए थे। आज उसी से आगे बढ़ते हैं। हम लोग टॉपिक दिख रहा होगा आपको एनसीईआरटी बुक में, अगर आप रीडिंग डाले होंगे तो वहां भी पढ़े होंगे, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। एक्चुअली इस पूरे चैप्टर में हम लोग को क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करना है। क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि जहां कंस्टिट्यूएंट्स एक डिफिनिट पैटर्न में अरेंज होते हैं। अब वहां पर उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, तो इसे डिस्कस करने के लिए हम लोग इसको तीन पार्ट में बात करेंगे इसके बारे में। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन टू डायमेंशन यानी कि जहां लेंथ और विड्थ दोनों होगा, एंड क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन थ्री डायमेंशन यानी कि लेंथ, विड्थ और हाइट या डेप्थ जो भी कर सकते हो, यानी कि तीनों पार्ट होगा। पहले हम लोग वन डायमेंशन में बात करते हैं कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में कंस्टिट्यूएंट्स को हम लोग किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। वन डायमेंशन में सिर्फ एक ही तरीके से कंस्टिट्यूएंट्स को अरेंज किया जा सकता है। कुछ देर के लिए हम लोग मानकर चलते हैं कि कंस्टिट्यूएंट क्रिस्टलाइन का स्फेरिकल फॉर्म में है, तो इनके कंस्टिट्यूएंट को इस तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं या अरेंज सकते हैं, और इस अरेंजमेंट को लीनियर अरेंजमेंट कहा जाता है। इट इज द लीनियर अरेंजमेंट, क्योंकि सिर्फ लेंथ होता है, इसमें विड्थ होता नहीं है। तो वन डायमेंशन में क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट सिर्फ एक ही तरह का होता है, इट इज कॉल्ड लीनियर, और इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 2 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहां 2 आता है। अब मे भी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एक नया टर्म आ गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं। डेफिनेशन लिखवाए, कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है द नंबर ऑफ एटम्स विच सराउंड ए एटम, विच सराउंड अ सेंट्रल एटम। जो किसी एक एटम को जितने दूसरे एटम सराउंड करते हैं वो उस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम इस तरीके से इस चौक को पकड़ के रखें, ये चौक आपको दिख रहा है। अब इस चौक को ये मेरा 5 उंगली टच कर रहा है, 5 फिंगर टच कर रहा है, तो इस वक्त में इस चौक का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 5 हो गया, क्योंकि 5 इसको सराउंड कर रहा है। अगर इसमें से मान लें कि सिर्फ ऐसे पकड़ के रखें, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि इस चौक को मेरा सिर्फ 3 फिंगर ही टच कर रहा है, 3 फिंगर्स टच कर रहे हैं, तो यहां पर इनके कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो उसी तरह से किसी भी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में किसी भी एक एटम को सिलेक्ट करो, टर्मिनल को छोड़ करके, तो टर्मिनल एटम को छोड़कर, इन दोनों को छोड़ करके अगर हम लोग किसी भी एटम को अगर कंसीडर करें, जैसे यहां अगर इस एटम को कंसीडर करते हैं, तो इसे 2 एटम टच कर रहे हैं, एक ये और एक ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 2 हो गया। ना सिर्फ इसका, अगर इसे भी कंसीडर करोगे तो इन्हें भी 2 एटम ही टच कर रहे हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2 हुआ। तो याद क्या रखना है, इन वन डायमेंशन only one type of close packing arrangement is possible। सिर्फ एक ही तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, and that arrangement is called linear, in which the coordination number of all the atoms except the terminal atom is 2। सिर्फ टर्मिनल यानी कि इन्हें, क्योंकि अगर इसकी बात करोगे तो इसको तो सिर्फ एक ही टच कर रहा है, तो वो किनारे में है, उसको छोड़ करके बाकी सब का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 2 होगा। ये वन डायमेंशन में होगी। अब इसके बाद में बात करते हैं कि अगर टू डायमेंशनल अरेंजमेंट देखना है, तो टू डायमेंशन में हम लोग लेंथ भी लेकर के चलते हैं और विड्थ भी लेकर के चलते हैं। डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करते हैं, इसे ध्यान से देखोगे आप। इन टू डायमेंशन यहां कंस्टिट्यूएंट्स को अरेंज करेंगे, तो लीनियर से ही स्टार्ट करेंगे। ये लीनियर अरेंजमेंट होगी। अब सेकेंड लेयर ऑफ एटम फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स के ठीक ऊपर में डाल देते हैं। यह सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स को डाल दिया, थर्ड लेयर ऑफ एटम सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स के ऊपर में, और इसी तरह से फिर आगे की तरफ में बढ़ता जाएगा। फोर्थ लेयर ऑफ एटम्स थर्ड लेयर ऑफ एटम्स के ऊपर में। तो ये एक तरीके का ये अरेंजमेंट हो गया। इस अरेंजमेंट को स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहते हैं। टू डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट भी कहा जाता है इसे। और यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू अगर निकालेंगे
तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 होता है। ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों कहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। किसी भी एक एटम को आप सेंट्रल एटम मान ले कि इसे हम सेंट्रल एटम कंसीडर कर रहे हैं। तो देखो तो इस सेंट्रल एटम को कितने एटम्स टच कर रहे हैं? इस सेंट्रल एटम को एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है और एक ये टच कर रहा है, यानी कि टोटल 4 एटम्स टच कर रहे हैं, इसलिए इनका कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू 4 हो गया। अब इस 4 एटम्स के सेंटर को मिला हुआ यहां पर देखो तो किस तरह का ज्योमेट्री बन रहा है, स्क्वायर। इसलिए इस अरेंजमेंट को स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। ये एक तरीके का। एक दूसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल है 2 डायमेंशन में। लीनियर से स्टार्ट करेंगे, यानी कि फर्स्ट लेयर ये लीनियर हो गया, यहां पर ये लीनियर अरेंजमेंट हुआ। अब सेकंड लेयर ऑफ एटम जो डालेंगे वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में, यानी कि यहां ये जो गड्ढा है उसमें डालेंगे। जैसे आप देखते होंगे अंडा बेचने वाला क्या करता है, कई लेयर अंडे का रखता चला जाता है। तो पहला लेयर जो अंडा का बना हुआ है, अब जो दूसरा लेयर है वो अंडे के ऊपर में नहीं डालता है, वो अंडे के बीच में जो डिप्रेशन बना हुआ है, गड्ढा बना हुआ है, उसके ऊपर में डालता है। तो जो सेकंड लेयर ऑफ एटम्स हम लोग डालते हैं वो फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में डालते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से। सेकंड लेयर ऑफ एटम्स फर्स्ट लेयर के डिप्रेशन में गया। उसी तरह से थर्ड लेयर ऑफ एटम्स सेकंड लेयर ऑफ एटम्स के डिप्रेशन में जाएगा, यहां यहां। जैसे अगर हम लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं तो वहां भी कुछ इसी तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। फिर फोर्थ लेयर जो ऑफ एटम्स है वो थर्ड लेयर के डिप्रेशन में डालेंगे, यहां डालते हैं इस जगह पर। अब इन दोनों में अगर कहा जाए कि कौन ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, तब ये तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट लेयर के कंपेरिजन में सेकंड लेयर ऑफ एटम्स ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे से ज्यादा जुड़े हुए हैं, नजदीक जुड़े हुए हैं, तो ये ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं। आगे हम लोग तब पढ़ेंगे पैकिंग एफिशिएंसी, तो इनका ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होता है। खैर, इन्हें स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहा गया क्योंकि ये स्क्वायर बना रहा है। इस जगह पर भी अगर हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को देखें और वैसे हम लोग सेंट्रल एटम मानते हैं, तो देखो अब इसे डायरेक्टली कितने एटम टच कर रहे हैं, ये टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये भी टच कर रहा है, ये और ये टच कर रहा है। तो टोटल एटम्स हो गए 1 2 3 4 5 6। अब इन सब के सेंटर को मिला, इन 6 एटम्स के सेंटर को यहां मिला दे रहे हैं। आप भी इसी तरह से डायग्राम ड्रॉ करोगे, पीडीएफ जो दिए हैं उसमें नोट्स लिखने के बाद में, तो आपको अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ ये सेंटर स्क्वायर था, इसलिए हो गया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और यहाँ ये हेक्सागोनल है, तो इन्हें कहा जाता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, गोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। और चूंकि 2 डायमेंशन में, इसलिए इसे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में भी हेक्सागोनल आता है इसलिए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर देखो, यहां पर इस सेंट्रल एटम को 4 डिफरेंट एटम्स टच कर रहा था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 आया। यहां पर इस सेंट्रल एटम को 6 अदर एटम्स टच कर रहे हैं, तो इस जगह पर इनके कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 आएगा। तो ये दोनों में 1 डायमेंशन और 2 डायमेंशन में, यहां हम आपको डायग्राम से समझाने का कोशिश किए। अब हम लोग बात करते हैं क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन 3 डायमेंशन। अब 2 डायमेंशन तक का डायग्राम बोर्ड पर बनाना पॉसिबल था, 3 डायमेंशनल डिफिकल्ट है। उसके लिए थोड़ा सा बोर्ड पे या आपको बुक देखना पड़ेगा, वहां डायग्राम दिया हुआ है। वैसे एग्जामिनेशन में आपको डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहता है, जो मेन पार्ट है वो ध्यान में रखना है। 1 डायमेंशन में सिर्फ लीनियर अरेंजमेंट है, 2 डायमेंशन में 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट पॉसिबल है। फर्स्ट है स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 आता है। अब 3 डायमेंशन में बढ़ते हैं, तो जैसे सेकेंड डायमेंशन 2 डायमेंशन में बढ़े हम लोग, तो 1 डायमेंशन से स्टार्ट किए थे, तो 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट सिर्फ लीनियर था। लेकिन यहाँ 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट आ गया है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब हम लोग 3 डायमेंशन बढ़ेंगे तो इस जगह पर 2 पार्ट आ जाएगा। फर्स्ट आ जाएगा फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट।
अब इस स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में यानी कि बेस जो लेना है वो आपको स्क्वायर लेना है, यानी जो अभी इस तरीके से हम लोग बनाए थे, यहाँ ये लीनियर था 1 डायमेंशन, सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स के ठीक ऊपर में डाल दिए, और इसी के ऊपर में थर्ड लेयर ऑफ एटम्स को डाला गया, फिर इसके ऊपर में फोर्थ लेयर ऑफ एटम्स को डाला गया। तो इस तरह के अरेंजमेंट को 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहा गया। अब आप इमेजिन करो इसे ऐसे कि मान लीजिए मेरा ये फिंगर हो गया, ये एक लीनियर था, अब इसी के ऊपर में दूसरा लेयर ऑफ एटम्स, ये थर्ड लेयर ऑफ एटम्स, ये फोर्थ लेयर ऑफ एटम्स, ये हो गया। अब ये आपका इमेजिन करो कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है 2 डायमेंशनल का। अब इसे हमें 3 डायमेंशनल बनाना है, तो फिर अब दूसरा 2 डायमेंशनल लेयर ठीक इसी एटम के ऊपर में रखिए ऐसे करके। अब सेकेंड लेयर के ऊपर में फिर थर्ड लेयर ऑफ एटम आ गया, थर्ड लेयर के ऊपर में फिर फोर्थ लेयर ऑफ एटम्स आ गया, यानी इसे आपको अब बेस बना लेना है। यहाँ ये जो 2 डायमेंशनल दिख रहा है इसको आपको यहाँ बेस बना लेना है इस तरीके से, और इसी के ऊपर में दूसरा 2 डायमेंशनल लेयर को इसके ऊपर में डालते हैं, एटम्स के ऊपर में, एटम के ठीक ऊपर में एटम, और फिर यहाँ पर इस तरीके से, और फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो इस तरह से ये जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बनता है, इस अरेंजमेंट को हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, या इसी को प्रिमिटिव यूनिट सेल कहा जाता है। यानी कि यहाँ इस तरीके के अरेंजमेंट से 3 डायमेंशन में सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है, क्यूबिक यूनिट सेल का। ये 3 डायमेंशन में हुआ, यहाँ ये आपका 2 डायमेंशन में है, यहाँ 3 डायमेंशन में, जैसे हाथ से बताया आपको डायग्राम। अब इस जगह पर कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना होगा, अब ये थोड़ा सा सोचोगे, ध्यान से सोचना। जैसे अगर हम लोग इस एटम को लेकर के चले तो अभी से 1 2 3 4 एटम्स टच कर रहे हैं, यानी कि 2 डायमेंशन में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था। अब जब इसको ऊपर में लेयर डाल रहे हैं, फिर लेयर डाल रहे हैं, तो अगर नीचे के एटम्स इसको टच कर रहा है और फिर जब ऊपर से आप डालेंगे तो ऊपर का भी एक एटम टच करेगा, यानी इसे 4 बगल वाला टच कर रहा है, एक ऊपर का एटम टच कर रहा है और एक नीचे का एटम टच कर रहा है। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिन्हें प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल भी कहा जाता है, यहाँ 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होता है, क्योंकि ऑलरेडी उसका बेस स्क्वायर प्लेनर था जहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। अब उसके ऊपर में जब लेयर डाल रहे हैं तो एक एटम ऊपर से भी टच कर 5। पूरे क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट 3 डायमेंशन को लेकर चलेंगे तो नीचे के एटम भी अगर हैं तो वो भी उसको टच कर रहे हैं, क्योंकि हम मिडिल को लेकर के चलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 हो गया। ये हम लोग स्टार्ट किए कहां से, फ्रॉम स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट से। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पार्ट पे बढ़ते हैं, यानी कि अब जो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है वो फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, यानी कि जो बेस है वो हेक्सागोनल है, जहां कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 2D में यानी कि 2 डायमेंशन में 6 आया था। अब इसे बेस मान करके आगे बढ़ना है। अब यहां पर चूंकि पहला जो बेस बनाया गया था वहां कंस्टिट्यूएंट्स को उनके डिप्रेशन में डाला गया था। अब ये इस तरीके से आ गया, ये मान करके चलो कि इनका डिप्रेशन है, यहाँ ये डिप्रेशन है। अब इसे बेस मान लिए। अब जब दूसरा लेयर ऑफ एटम, सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स है, तो एटम के ऊपर में नहीं आएगा, वो इसके डिप्रेशन में, यानी कि इस जगह पर, जैसे इस फिंगर को हम यहाँ पर इस जगह पे थोड़ा नजदीक करते हैं, यहाँ ये एटम है और ये इनका डिप्रेशन है, तो इसके डिप्रेशन में डाल रहे हैं, इसके डिप्रेशन में डाल रहे हैं, यहाँ डाल रहे हैं। अब यहाँ डाल रहे हैं तो अब देखो कि फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर ये दोनों डिफर कर रहा है। तो अगर फर्स्ट लेयर को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे तो सेकेंड लेयर को बी से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब जब तीसरा लेयर हेक्सागोनल अरेंजमेंट को देखेंगे तो सेकेंड लेयर ऑफ एटम डालने के बाद में अब उसके ऊपर में 2 तरह का वॉइड आएगा। वॉइड कहा जाता है वैकेंट स्पेस को, यानी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में ये जो खाली जगह बचा हुआ है इसी को इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल वॉइड कहा जाता है। इसके बाद में पीडीएफ में आपको इसका डेफिनेशन मिलेगा और उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो डिस्कस करेंगे हम लोग। तो यहाँ ये वैकेंट स्पेस जो है वो 2 तरह का मिलेगा। किस तरह का मिलेगा, जो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ किसी भी तरह का क्लोज पैकिंग, तो 3 के बीच में ये वॉइड दिख रहा है
तो इसे हम यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना। 3 डायमेंशनल इमेज को यहाँ बोर्ड पर बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ये फर्स्ट लेयर ऑफ एटम है। अब सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स आप क्या कर सकते हो, आप इसके ऊपर में डाल दिए, यानी कि ठीक इसके ऊपर में ये आ गया इसी डिप्रेशन में। तो इस जगह पर इस वॉइड को, यानी कि जो बीच में जो खाली जगह बचा हुआ था, इसे देखो कितने एटम्स टच कर रहे हैं। ये तो एक ये 1 2 और ये 3 टच कर रहा है, और एक एटम आपने ऊपर से डाला है। तो इस तरह के वॉइड को जो 4 कंस्टिट्यूएंट एटम से घिरा हुआ होता है उन्हें टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है। टेट्राहेड्रल वॉइड। और ये कितने नंबर ऑफ एटम से घिरा हुआ होता है? 4 से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी होता है। अब वो क्या होता है जो देखते हैं यहां हम, ये इस तरीके से ये क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है। अब जो सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स डाल रहे हैं वो इसके ऊपर में नहीं डाल रहे हैं, ये कुछ इस तरीके से क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट है, यानी कि सारे कंस्टिट्यूएंट एक दूसरे को टच कर रहे हैं। डायग्राम बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इस तरीके से यहां। अब फिर इस जगह पर भी, अब इस वैकेंट स्पेस को देखो, आपके बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ है। अब यहां पर देखो ये कितने को टच कर रहा है। तो पहले ये नीचे वाला 3 एटम था, 1 2 और ये 1 3, और फिर ऊपर से हमने डाल दिया 1 2 और 3। तो इस तरह के इंटरस्टिशियल साइट और वॉइड को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है, यानी ये वॉइड आ गया ऑक्टाहेड्रल। और ये टोटल 6 कंस्टिट्यूएंट से घिरा हुआ होता है। अब फिर इस वाले पार्ट पर आते हैं। फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर के ऊपर में सेकंड हेक्सागोनल लेयर को डालते हैं, उसके डिप्रेशन में डालते हैं। देन वी गेट 2 different types of interstitial site और void on third layer, for third layer, तीसरे लेयर के लिए। एक हो गया आपका टेट्राहेड्रल और दूसरा हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब अगर थर्ड लेयर ऑफ एटम्स टेट्राहेड्रल वॉइड पर आप डालते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड पर डालते हैं, देन वी गेट A B डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट, और इसी को 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट कहा जाता है। और अगर आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड में डालते हैं, देन वी गेट A B C डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट, और इसे क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट या इसी को FCC अरेंजमेंट कहा जाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट कहा जाता है। अब जैसे ही ये बात बोले, आप में से कई लोग इस जगह पर अटक है। ये AB क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ABC क्या बोल रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है। बिल्कुल एकदम इत्मीनान से सारे चीज को समझाने की कोशिश करें। सिर्फ 3 डायमेंशनल इमेज बनाना यहाँ डिफिकल्ट है, और उसके ऊपर में आपको जाने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो तो हम अभी का अभी याद करवा देंगे, वो रटवा देंगे, वो दिमाग में आपका बैठ जाएगा। इसलिए उसमें उलझने की कोशिश मत कीजिए। पहले ये AB और ABC का मतलब क्या है। अगर फर्स्ट लेयर ऑफ एटम्स और सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स, थर्ड लेयर ऑफ एटम्स, ये सब एक ही प्लेन में हो, बिल्कुल एकदम एक सीध में हो, तो अगर फर्स्ट लेयर को हम A कह रहे हैं तो सेकेंड लेयर भी उसी प्लेन में है तो उसे भी A कहा जाएगा, थर्ड लेयर को भी A कहेंगे। तो अगर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑल लेयर्स आर इन सेम प्लेन, देन इट इज कॉल्ड A टाइप अरेंजमेंट, और ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में होता है जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट से बनाते हैं। अगर फर्स्ट लेयर, और ये देखो यहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, अगर फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर आइडेंटिकल हो तब उसे हम लोग करते हैं ABC टाइप अरेंजमेंट। और यहां देखो फर्स्ट लेयर और फिर ये थर्ड लेयर अगर आइडेंटिकल हो तो उन्हें कहा जाएगा AB टाइप अरेंजमेंट। फिर से A टाइप अरेंजमेंट कहने का मतलब फर्स्ट लेयर इज आइडेंटिकल टू सेकंड एंड सेकंड लेयर इज आइडेंटिकल टू थर्ड। AB अरेंजमेंट कहने का मतलब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर डिफर कर रहे हैं, बट थर्ड लेयर फर्स्ट लेयर के प्लेन में। जैसे यहां है, ये इसके डिप्रेशन में आ गया, अलग आ गया, देख रहे हो यहां पर। तो अगर इसको A कह रहे हैं तो ये B हो जाएगा, लेकिन आप इमेजिन करो कि फिर ये जो तीसरा लेयर है वो पहले लेयर के प्लेन में आ गया, बिल्कुल सीध में आ गया, तब इसे भी हम लोग को A कहना पड़ेगा। अब ये हो गया AB टाइप अरेंजमेंट।
और अगर फर्स्ट लेयर और फोर्थ लेयर आइडेंटिकल हो रहे हैं तब उन्हें कहा जाएगा एबीसी टाइप अरेंजमेंट। कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू बेस में ये 6 आ गया, पहले हम लोग डिस्कस किए कोऑर्डिनेशन नंबर 2 डायमेंशन में। अब जब इसके ऊपर में आप लेयर में एटम डालते हो तो अगर यहां डाल रहे हैं तो 3 ऊपर से टच करता है और 3 नीचे से टच करता है, तो दोनों कंडीशन में यानी कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में और सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में दोनों कंडीशन में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 12 होता है। तो ये था क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब अभी जितना डिस्कस कर रहे थे उसी का समराइज पार्ट जहां से आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम यहां बता रहे हैं। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, आपसे एग्जामिनेशन में डायग्राम नहीं पूछेगा, आपसे जो भी क्वेश्चन होगा वो उसका समराइज पार्ट ये है, यानी कि यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो डायग्राम एक बार आप एनसीईआरटी में देखिए, 2 डायमेंशन तक कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, 3 डायमेंशन में प्रॉब्लम होता है। अब इसको आप दोबारा मत पूछो प्लीज कि हाँ सर ये वाला क्लियर नहीं हुआ है, ये क्लियर कर देना, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में 1 डायमेंशन में सिर्फ एक तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है एंड दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड लीनियर अरेंजमेंट, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू। अब इसी 1 डायमेंशनल लीनियर अरेंजमेंट से 2 डायमेंशन में 2 तरह का अरेंजमेंट होता है, एक स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट और दूसरा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 4 और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होता है। अब देखो यहां भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है और यहां भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, तो दोनों जगह पर कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसे कहा जाता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और इन्हें कहा जाता है 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ऐसे अगर सिर्फ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहा जाए तो वो इस 3 डायमेंशनल को रिप्रेजेंट करता है, न कि 2 डायमेंशनल। ये आगे आप ध्यान रखिएगा, कहीं पर अगर HCP लिखा हुआ है तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये 2 डायमेंशन तक हो गया। अब 3 डायमेंशन पे बढ़ते हैं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट से सिर्फ एक ही तरह का अरेंजमेंट पॉसिबल है, दैट इज कॉल्ड सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। इन्हें ए डॉट 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 टाइप अरेंजमेंट कहते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि फर्स्ट लेयर आइडेंटिकल है सेकंड का, सेकंड लेयर आइडेंटिकल है थर्ड लेयर का, और इस तरह से आगे बढ़ा, इसलिए ए डॉट डॉट डॉट। और कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू यहां पर 6 आता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट से सेकंड लेयर ऑफ एटम्स के बाद, सेकंड लेयर ऑफ एटम जब आप डाल चुके हैं तो 2 तरह का वॉइड आता है, टेट्राहेड्रल वॉइड और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड पे अगर कंस्टिट्यूएंट डाल रहे हैं, इफ थर्ड लेयर ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड देन वी गेट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, एंड इफ थर्ड लेयर ऑफ एटम्स आर प्लेस्ड ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड देन वी गेट सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। याद नहीं रहेगा तो आप लिख लेना, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट से इसका फॉर्मेशन करता है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को एबी टाइप अरेंजमेंट करते हैं, यानी कि फर्स्ट लेयर और थर्ड लेयर आइडेंटिकल है, और क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में एबीसी करते हैं, इसका मतलब फर्स्ट लेयर फोर्थ लेयर का आइडेंटिकल होता है। जनरली 1 मार्क्स तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू पूछा जाता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप याद रखोगे, इन दोनों कंडीशंस में 12 होता है। सिंपल क्यूबिक के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 6 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? नंबर ऑफ एटम्स जो किसी एक एटम को सराउंड करते हैं वो उस सेंट्रल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कहा जाता है। ये इतने पार्ट को आप भी अपने पीडीएफ में इस तरीके से समराइज में आप उसे इंक्लूड कर दोगे। अगर पीडीएफ में नहीं दिया हुआ है तो आप यहां से इसको कॉपी कर लेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते हैं। हालांकि थोड़ा सा डिस्कस अभी किए भी थे, इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल वॉइड, ये आगे भी यूज होता जाएगा। इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल वॉइड इज द वैकेंट स्पेस इन क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, यानी कि कंस्टिट्यूएंट एटम के क्लोजली पैक्ड अरेंजमेंट के बाद भी जो खाली जगह बचा हुआ रह जाता है, दैट वैकेंट स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट और इंटरस्टिशियल वॉइड, उन्हें कहा जाता है। और ये 2 तरह का अरेंजमेंट होता है इन 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट। एक को टेट्राहेड्रल कहते हैं और दूसरे को ऑक्टाहेड्रल, जो अभी हम लोग डायग्रामेटिकली डिस्कस भी किए कि क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में
यहाँ पर ये जो कंस्टिट्यूएंट्स के बीच में खाली बचा हुआ जगह रह गया, इसी को इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल वॉइड कहा जाता है। और ये दो तरह का होता है, एक टेट्राहेड्रल कहते हैं, जैसे अगर इसी वॉइड के ऊपर में सेकेंड लेयर ऑफ एटम्स को डाल दें यहां पर, तब इस वॉइड का नाम पड़ता है टेट्राहेड्रल वॉइड, देन इट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल। अब ये दिख रहा है आपको कि ये टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर वैल्यू कितना हो गया 4, ये 4 से घिरा हुआ है, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू हो गया 4। और अगर इसके ऊपर में जो सेकेंड लेयर ऑफ एटम डाल रहे हैं वो कुछ इस तरीके से डाल रहे हैं, तो अब आप देखो कि ये जो खाली जगह बचा हुआ है ये 6 को सराउंड कर रहा है, तब इन्हें कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल। डायग्राम आप बुक में से देख करके बना लोगे तो वहां पर वो दिया हुआ है। और यहां अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू इस जगह पर 6 आ रहा है क्योंकि ये 6 से घिरा हुआ है। The interstitial site or void surrounded by 6 constituent atom is called octahedral void. Actually octahedral नाम पड़ा है octahedron से, यानी कि 6 constituents के अगर हम लोग सेंटर को मिला दें तो ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट बनता है, और ये टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बनता है, इसलिए इसे टेट्राहेड्रल वॉइड कहा जाता है और इसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहा जाता है। बट याद हमें इतना ही रखना होता है। अब कोई भी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट बनाते हैं हम लोग तो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड दोनों प्रेजेंट होता है। अब दोनों में से किसका कितना नंबर होगा ये डिपेंड करता है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। अगर मान लीजिए कि किसी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स, कंस्टिट्यूएंट एटम्स, टोटल नंबर ऑफ एटम्स को अगर हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर इसका जस्ट डबल होता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर हो जाएगा 2n और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बराबर ही होता है, यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड का नंबर कितना हो गया n। ये बात आप याद रखोगे, आगे ये यूज होगा जब हम लोग फॉर्मुलेशन करेंगे वहां पर भी। अब इन तीनों में से कोई एक वैल्यू दिया हुआ है तो दूसरा हम निकाल सकते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां दिया कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 0.5 मोल, तो 0 n का वैल्यू 0.5 हो गया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड पूछा जाएगा तो 2 into 0.5 यानी कि 1 मोल, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड पूछा जाएगा तो ये 0.5 मोल। अब यही अगर कोई ये कह दे कि टोटल वॉइड कितना हो जाएगा, तो देखो टेट्राहेड्रल वॉइड 2n है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड n है, तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 3n के बराबर हो जाएगा। अब ये आप यूज करना होगा, आपको अपना दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नंबर ऑफ एटम्स की जगह पर अगर मान लीजिए कह दे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर किसी क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में 500 है, तो आप बताओ कि उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे। अब जरा सोचो, नंबर ऑफ एटम्स का जस्ट डबल होता है टेट्राहेड्रल, और अगर टेट्राहेड्रल का नंबर 500 है तो नंबर ऑफ एटम्स 250 होगा, 250 होगा, क्योंकि 2n का वैल्यू 500 दिया हुआ है तो n का वैल्यू 250 यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स ही होगा। तो इन दोनों में से कोई दिया हुआ रह सकता है, बाकी तीसरा जो है पूछा जा सकता है। अब इसके बाद में आज यहीं तक रखते हैं हम लोग। अब आगे हम आपको बताएंगे लैटिसाइट के बारे में, कॉर्नर, फेस सेंटर, बॉडी सेंटर, एज सेंटर, ये क्या है, इनका नंबर कितना होता है, और किसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप रीडिंग डाल करके रखोगे, अब अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक।